नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं धीरज आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म धीरज सर सिविल सर्विस पर स्वागत करता हूं बच्चों, और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। प्रिय बच्चों, इसके पहले हम लोग जो है संधारित्र वाला पाठ पढ़ रहे हैं। संधारित्र वाले पाठ में जो है धारिता क्या होती है, धारिता की अवधारणा क्या होती है, और संधारित्र क्या होती है, इस सब के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है बच्चों, और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, ये सब चर्चा किए थे हम लोग बच्चों। आज आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है उसकी गणना करना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करना तब जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत माध्यम आ जाए। इसके बाद बच्चों दिया है गोलाकार संधारित्र की धारिता की गणना करना। ठीक है ना, ये सब थियरी है, इसको पढ़ना है बच्चों। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्लास करेंगे। इसके बाद लास्ट में दिया है संधारित्रों का उपयोग क्या है। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और इसकी गणना कैसे करनी है। ठीक है ना, तो इसके पहले बच्चों इन तीनों के पहले यहाँ संधारित्रों का उपयोग ये 2 नंबर में आता है, तो चलिए पहले इसी को देख लेते हैं, इसके बाद इसको। ठीक है ना, तो संधारित्रों का उपयोग क्या है, तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे। इसके 5 उपयोग निम्नलिखित हैं। ठीक है ना, तो इसका उपयोग जो है आवेश के संरक्षण में, आवेश के संचय में, दूसरा इसका बच्चों उपयोग है ऊर्जा संचय के रूप में, ऊर्जा संचय में, ऊर्जा संचय करने में। तीसरा बच्चों इसका उपयोग है वैज्ञानिक अध्ययन में, वैज्ञानिक अध्ययन में। चौथा उपयोग बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में। और पांचवा इसका बच्चों विद्युत उपकरणों में या इलेक्ट्रिक उपकरण में। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5 उपयोग लिखे हैं। ये 1 या 2 नंबर में पूछता है बच्चों, तो छोटे प्रश्न है लेकिन पूछता है, इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी है। यहाँ पर उपयोग में लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि संधारित्रों का उपयोग है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने संधारित्रों के उपयोग के बारे में हमने चर्चा किया है। आप देख सकते हैं पहला इसमें उपयोग है आवेश के संचय में। आवेश का संचय कैसे किया जाएगा, संधारित्र की धारणा हम बता चुके हैं इसके पिछले वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं कैसे अधिक से अधिक मात्रा में आवेश को हम लोग संचय कर सकते हैं। उसी प्रकार ऊर्जा संचय में, वैज्ञानिक अध्ययन में, इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में और विद्युत उपकरणों में। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से ये एक हेडिंग हो गई बच्चों, तो इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी गणना करते हैं बच्चों। तो हेडिंग यही है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करना। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए इसको जो है हम लोग चित्र से समझते हैं। यहाँ पर दो समांतर समान जो है क्षेत्रफल की 2 प्लेट ले लेते हैं। संधारित्र कभी भी आएगा बच्चों तो उसमें 2 प्लेटें तो निश्चित रूप से ही होंगी, क्योंकि एक प्लेट का कनेक्शन आपका पृथ्वी से होता है और दूसरे को आवेश हम देते हैं। ठीक है ना, तो संधारित्र की जब भी जो है धारणा आएगी, इसमें आप जो है देखेंगे कि 2 प्लेटें होंगी। वो गोलाकार हो सकती हैं, वो वृत्ताकार हो सकती हैं, या आयताकार हो सकती हैं, आकार कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र, इसलिए हमको समांतर लेना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो 2 आयताकार हमने संधारित्र ले लिया बच्चों। ठीक है ना, संधारित्र की प्लेटें हैं, माफ कीजिएगा प्लेटें हैं ये जो है, और इसकी दूसरी प्लेट को पृथ्वी से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिसको आप लोग अर्थिंग कहते हो। क्या कहते हो, अर्थिंग। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थिंग। इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग। ठीक है ना, और मान लो कि यह प्लेट ए है और यह प्लेट बी है, दोनों समान आकार की है, इसलिए इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा बच्चों, समान होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों प्लेटें हैं।
ठीक है ना बच्चों। अब इस प्लेट को हम लोग जो है, पहली प्लेट जो है इसको हम लोग जो है किसी तार की सहायता से इसको क्यू आवेश देते हैं। तो मान लो क्यू आवेश देने पर इसका जो है आवेश घनत्व सिग्मा अगर है तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आवेश बटे एरिया, यही होता है। दोनों प्लेटों का समान होगा सिग्मा, क्योंकि जो है दोनों के क्षेत्रफल समान है। ठीक है ना। और इसको हम लोग प्लस आवेश देते हैं बच्चों। ठीक है ना। इसको प्लस आवेश जैसे ही देंगे, ये प्लस आवेश इसको देंगे। ठीक है, प्लस आवेश देंगे तो प्रेरण के कारण इस पर जो है माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है ना। और इसका समस्त धनावेश कहाँ चला जाएगा बच्चों, पृथ्वी में चला जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से अर्थिंग कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो मान लो कि इसका जो है आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे एरिया। ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है ना। इसके बाद अगर ये प्लेटें जो है बहुत दूरी पर एक दूसरे से नहीं है, इनकी लंबाई की तुलना में, विस्तार की तुलना में इनके बीच की दूरी बहुत कम हो। ठीक है ना। अगर इनके बीच की दूरी बहुत कम हो, इनके बीच की दूरी बहुत कम है बच्चों, तो क्या होगा, इन इनके बीच की दूरी बहुत कम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं कि अनंत विस्तार के चालक के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताए थे बच्चों। ठीक है ना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के, यही बताए थे। ठीक है ना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के, यही बताया गया था। अनंत विस्तार के चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बताया गया था। ठीक है ना बच्चों। इसको समीकरण 2 दे देते हैं, या इसी में सिग्मा का मान रख दीजिए, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो समीकरण 1 से सिग्मा का मान हम लोग रख देंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, सिग्मा के स्थान पे क्यू बटे एरिया रख दो, यहाँ बचेगा एप्सिलॉन नॉट के, ये बचेगा। इसको हम लोग समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो, प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो, तो हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर क्या होता है बच्चों, विभवांतर बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यही होता है, क्यू बटे डी, यही होता है ना, क्यू बटे डी। प्लेटों के बीच की दूरी मान लो बहुत कम है, इसके बीच की दूरी डी है बच्चों। ठीक है ना, यही डी है यहाँ पर। ठीक है ना। तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास जो है देखें तो ई बराबर क्या होता है बच्चों, ई बराबर होता है माफ कीजिएगा, यहाँ हमको सी की गणना करना है, धारिता की गणना करनी है ना। तो धारिता की गणना करनी है, तो यहाँ पर जो है लिख देते हैं ई बराबर वी अपान डी। ठीक है ना। तो ई बराबर वी अपान डी लिख देंगे अगर, तो क्या बचेगा हमारे पास, नहीं थोड़ी सी गलती हुई। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने सिग्मा का मान रख दिया। अब इसके बाद हम जानते हैं विभवांतर अगर प्लेटों के बीच का भी है, तो यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे डी। ठीक है ना, ई बराबर वी बटे डी हो जाएगा। इसको अगर समीकरण 3 हम लोग दें, ठीक है ना, वहाँ थोड़ी सी गलती हुई थी, तो देखेंगे तो इन दोनों समीकरणों की अगर हम लोग तुलना करें तो क्या पाएंगे बच्चों, दोनों पक्ष, बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर वी अपान डी, यही आया। ठीक है ना बच्चों, यही आया। तो हमको जो है v का मान चाहिए, तो v का मान चाहिए तो क्या करेंगे, d का ऊपर गुणा हो जाएगा, यहाँ से v का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा q इंटू डी बटे क्या हो जाएगा, a के एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। देखिए a के एप्सिलॉन नॉट वही है। ठीक है ना। अब इसको समीकरण 4 दे देते हैं हम लोग। ठीक है ना। अच्छा, हमने v का मान यहाँ से क्यों निकाला, क्योंकि हमको क्या चाहिए, c, और c निकालने के लिए क्या होता है, c बराबर q बटे v होता है, यही होता है ना किसी चालक की विद्युत धारिता। तो इसी में हम लोग रख देंगे, समीकरण 4 से जो है c बराबर q विद्युत धारिता की परिभाषा से इसमें रख देंगे। तो यहाँ से विद्युत धारिता की परिभाषा से लिख देंगे, यह जो है धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से लिख देंगे c बराबर q बटे v। जानते हैं कि आवेश बटे विभवांतर का अनुपात जो होता है वही धारिता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों q है और बटे v है, v का मान समीकरण 4 से रख देंगे।
तो v का मान, ये समीकरण 4 से जब इसमें हम रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू डी बटे यहाँ हो जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट, यही बचेगा। तो आप देखेंगे तो q से q कट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए के एप्सिलॉन नॉट बटे डी, यही बचेगा। ठीक है ना। तो जहाँ के क्या है, परावैद्युत माध्यम है, ठीक है ना, प्लेटों के बीच का माध्यम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास c का मान कितना आ गया, c बराबर ए के एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लें। ठीक है ना। अगर इसी चालक दो दो समांतर प्लेटें हैं, ए और बी एक चालक है या फिर दो समांतर प्लेटें हैं जिनकी क्षेत्रफल क्या है, समान है, क्षेत्रफल समान है बच्चों, तो इस और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया, तो यह क्या हो गया, संधारित्र। क्या हो गया, संधारित्र। अब पहले संधारित्र को हमने जो है किसी तार द्वारा क्या दिया, आवेश क्यू दिया। आवेश क्यू देने पर इसके बीच का जो आवेश क्यू देने पर इसका जो है आवेश घनत्व सिग्मा क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू बटे एरिया, ये तो आप जानते हैं। इसके बाद अगर इनके प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम हो, ठीक है ना, प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम हो इनके विस्तार की तुलना में, लंबाई की तुलना में, तो आप पढ़े थे अनंत विस्तार के कारण, ठीक है, चालक प्लेट की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है चालक प्लेट के कारण, वो क्या होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के, और सिग्मा का मान क्यू बटे क्या होता है, ए, क्यू बटे ए। ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट के है ही था, सिग्मा के स्थान पे क्यू बटे ए रख दिया, ये तो है ही था। ठीक है ना। इसके बाद अगर प्लेटों के बीच का विभवांतर भी होता है तो हम लोग विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध से क्या जानते हैं, ई बराबर वी अपान डी होता है। ठीक है ना। अब इसको 3 दे दिए, अब समीकरण 3 और 2 की तुलना करेंगे। यहाँ देखिए ई इधर भी है, वही चीज यह इधर है। अगर बायां पक्ष बराबर है तो बच्चों दायां पक्ष भी बराबर होगा, इसका मतलब इतना पूरा इसके बराबर होगा। तो वही चीज देखो यहाँ लिख दिया गया, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये ना, इतना बराबर इतना, ये लिखा गया है। अब भी का मान हमको चाहिए, क्योंकि सी हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको क्यू ज्ञात हो और भी ज्ञात हो। तो क्यू तो ज्ञात है लेकिन भी नहीं ज्ञात है, तो भी का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। तो देखो इधर ये भागे में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो क्यू डी बटे ए के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अब इस भी का मान हम लोग धारिता की परिभाषा से जानते हैं, यहाँ रख देंगे भी का मान, तो क्यू बटे और ये क्यू डी बटे ए के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो इतना आ गया। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों। तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया बच्चों, किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का मान जो आता है, ये आ गया ए के एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ए के एप्सिलॉन नॉट बटे डी। इसका मतलब क्या है कि जो चालक की धारिता होगी या समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वो किस पर निर्भर करेगी, ठीक है ना, चालक के क्षेत्रफल पर, उसके बीच परावैद्युत माध्यम पर, और ये तो नियतांक है बच्चों, इसका मान फिक्स होता है, और ये डी दूरी पर निर्भर करेगी। ठीक है ना। इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी अनुक्रमानुपाते ए, सी अनुक्रमानुपाते के, और सी अनुक्रमानुपाते 1/d। ठीक है ना। यहाँ से हम बता सकते हैं, इसका मतलब अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी, यही ना, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये बढ़ने पर तो ये भी बढ़ेगा ना। बताए थे आपको अनुक्रमानुपात या समानुपात का मतलब क्या होता है, एक राशि बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़ती है या एक घटाने पर दूसरी भी घटती है, तो उन दो राशियों को एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तो इसका मतलब अगर ये बढ़ा देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा ना, यानी ये क्षेत्रफल है, तो चालक का क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे धारिता बढ़ जाएगी, या उनके बीच का जो माध्यम है रखा गया है उसका मान अगर बढ़ जाए तब भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। और बीच की दूरी अगर घटा देंगे तब भी उसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बटे में है, और दूरी बढ़ा देंगे तो धारिता का मान घट जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना बच्चों। ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी अगली रीडिंग क्या थी बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत माध्यम उपलब्ध हो। ठीक है ना, यही था। तो आप लोग दूसरी हेडिंग डालेंगे, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत आंशिक रूप से कोई परावैद्युत उपलब्ध हो, यही था ना बच्चों। तो आप देखें, तो प्लेटों के बीच मान लीजिए दो
दो प्लेट है ये इस तरीके से, ये है, ये दूसरी प्लेट है बच्चों इस तरीके से। और संधारित्र तभी बनेगा जब दूसरी प्लेट को हम लोग कैसे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे पृथ्वी से, तभी संधारित्र बनेगा। ठीक है ना। तो इनके बीच की दूरी बच्चों मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी क्या है, डी है। ठीक है ना, इनके बीच की पूरी दूरी डी है। और क्या कह रहा है कि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत माध्यम उपलब्ध हो। मान लीजिए कि कोई परावैद्युत टी मोटाई का जो है, इनके बीच जो है टी मोटाई का कोई क्या है, परावैद्युत माध्यम उपलब्ध है। ठीक है ना, इसकी मोटाई यहाँ से यहाँ तक बच्चों क्या है, टी है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, टी। न समझ में आए तो मैं इसको इधर बना दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी बच्चों, टी। क्या होगी, टी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, टी। ठीक है ना। और ये बीच में क्या हो जाएगा, तब वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वायु। ठीक है ना। तो आप देखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। और ये प्लेटें हैं आपकी, इनके क्षेत्रफल क्या है, समान है बच्चों। ठीक है ना, इसका नाम रख देते हैं चालक प्लेट ये, इसका नाम बी रख देते हैं। ठीक है ना। और इसको जो है क्या करेंगे बच्चों, हम लोग किसी संयोजक तार द्वारा जोड़ देंगे, क्यू आवेश देंगे। और जब क्यू आवेश देंगे तो इस पर जो है आवेश समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित। क्या हो जाएगा बच्चों, वितरित। और इसको पृथ्वी से कनेक्ट किए हैं, तो पृथ्वी से कनेक्ट करने का मतलब जब इसके पास लाएंगे तो ये प्रेरण के कारण इस पर ऋणावेश बचेगा। ठीक है ना बच्चों, ये प्रेरण का ऋणावेश बचेगा और समस्त धनावेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। ठीक है। तो मान लो ये टी मोटाई का है और इसका परावैद्युतांक क्या है, के है। क्या है, के है। ठीक है ना बच्चों। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना दो चालक ए और बी समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें हैं, समांतर प्लेटें हैं, और इनके बीच की दूरी डी है, अर्थात दोनों प्लेटें जो है स्मॉल डी दूरी पर रखी गई हैं। पहला चालक ए जो है उसको क्यू आवेश दिया गया है किसी चालक संयोजक तार द्वारा, और दूसरा चालक जो बी है उसको पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, तभी संधारित्र बनेगा। इन दोनों के बीच में जो है एक टी मोटाई का, जैसे मान लो यही अगर रख दिया जाए इन दोनों के बीच, इसकी मोटाई अगर यहाँ से यहाँ तक टी हो, यहाँ से यहाँ तक अगर टी हो, ठीक है ना बच्चों, और ये परावैद्युतांक इसका के हो। ठीक है ना, इसके पहले हमने जो देखा था उसमें ये परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम नहीं उपलब्ध था, सभी जगह वायु थी, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट आया था। यहाँ क्या है, जो बीच का खाली जगह बच रहा है यहाँ से यहाँ तक ये वाला दूरी बच्चों, उसमें वायु भरी है, और इसमें क्या भरा है, ये परावैद्युतांक ये है और टी मोटाई है इसकी। तो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है क्यू आवेश देने पर इसका आवेश घनत्व कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, यही होगा। ठीक है। अगर प्लेटों के विस्तार की तुलना में इनके बीच की दूरी नगण्य होती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा बटे आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट के होता है, यही होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के होता है। ठीक है ना, ये होता है। अच्छा, इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ जो है ये टी मोटाई के लिए जो है, टी मोटाई के लिए, और यहाँ जो है ये इतनी दूरी वायु भरी है, तो अगर इतने में से इतना दूरी निकाल दें तो वायु वाला आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम इस फार्मूले से वायु के लिए लिखें तो वायु के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी आएगी वो क्या आ जाएगी, ई नॉट। ठीक है ना, वायु के लिए हमेशा ई नॉट। ठीक है ना, नॉट लिखते हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट वायु के लिए होता है, सी नॉट वायु के लिए संधारित होता है, धारिता होती है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये हो जाएगा के, और ठीक है ना, और इसके बाद जो है ये टी मोटाई के लिए जो होगा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ ई होगा मान लो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन। यहाँ पर बच्चों एप्सिलॉन केवल होगा, के तो होगा नहीं, क्योंकि के का मान क्या हो जाता है, बस यहाँ पर हो जाएगा के, और ये के का मान वाई के लिए क्या होता है बच्चों, एक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है के का मान हमने क्या रख दिया बच्चों, एक, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, बस इतना लिखेंगे। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई।
कि y के लिए k का मान 1 होता है, इसलिए k का मान 1 रख दिया। और यहाँ तो परावैद्युतांक k दिया है, इसका मान दिया है k, तो इसलिए जो है हम इसको क्या करेंगे बच्चों, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें अगर, तो अगर यहाँ से एकांक आवेश को यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य जो है निकाले हम लोग, ठीक है ना, तो वही तभी विभवांतर आएगा, और विभवांतर आएगा तभी हमको क्या चाहिए, धारिता आएगी, क्योंकि C बराबर Q/V। विभवांतर हम निकालेंगे बच्चों तभी जो है C का मान निकाल पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, तो हम लोग विभवांतर की गणना करेंगे। तो हम जानते हैं कि विभवांतर V बराबर क्या होता है, W/Q। क्या होता है, W/Q, ठीक है ना। और क्या होता है, W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। अब बल, विद्युत बल लग रहा है यहाँ पर, तो विद्युत बल F बराबर क्या होता है, QE, क्या होता है, Q इंटू E गुणे D, यही होता है बच्चों, यही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो Q से Q कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, E इंटू D, मतलब विस्थापन गुणे दूरी। इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या लिख सकते हैं, क्षेत्र की तीव्रता गुणे विस्थापन, यही लिख सकते हैं ना बच्चों, देखो ध्यान से, यही लिख सकते हैं, क्षेत्र की तीव्रता गुणे विस्थापन, यही आया V बराबर, यही ना, बात सही नहीं। तो इस तरीके से हमको ये समझ में आ गया। तो यहाँ से जो है हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेंगे। तो बच्चों चलिए गणना करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चित्र बना लिए हो तो हम इसको जो है मिटा दें, नहीं तो रहने दीजिए बच्चों, यहाँ नीचे कर दे रहे हैं। तो E जो है Y के लिए निकाल लें, और इसके बाद जो T मोटाई का परावैद्युतांक है इसके लिए निकालेंगे, तो E का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो टोटल E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे, V बराबर हो जाएगा, Y के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E0 और गुणे D। E0 के लिए D कितना है, E0 का मतलब बच्चों Y में, तो यहाँ ये दूरी और ये दूरी, तो इतनी दूरी कैसे आएगी, अगर इतने में से हम इतना निकाल दें तो ये दोनों दूरी आ जाएगी बच्चों। ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक दूरी D है, और यह दूरी इसमें से निकाल दें, ये मतलब ये प्लेट निकाल दें तो यही और ये बचेगा, तो वायु वाला आ जाएगा, क्योंकि ये जो बचा हुआ खाली स्थान है ये वायु है, ये क्या है, ये वायु है, ठीक है ना, समझ में आई बात की नहीं। तो एक बार फिर से देखें, इतने में से अगर इतना निकाल दें तो ये और ये यही बचेगा वायु वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं D माइनस टी, क्या लिख सकते हैं, D माइनस टी वाई के लिए, और टोटल E कितना हो जाएगा, वाई के लिए प्लस परावैद्युत माध्यम के लिए। तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए हम माने हैं E, ठीक है ना, और गुणे, ठीक है ना, माध्यम के लिए मोटाई कितनी है, T है, यानी विस्थापन T है। ये चीज आपको समझ में आया। तो इसको हम बच्चों दे देते हैं, ठीक है ना, इसको जो है समीकरण जो है कौन सा दे दें, यहाँ जो है समीकरण 1 दे दें, और इसको मान लो समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद देखेंगे, यहाँ इसको भी थोड़ा सा मिटा रहा हूँ बच्चों, ये तो लिख ही लिए होंगे आप लोग, तो इसको मिटा रहा हूँ। अब देखेंगे तो E0 का मान यहाँ हमने लिखा था अभी, तो E0 का मान कितना आया था, यहाँ से लिख देंगे, दिया गया था विभवांतर V बराबर, E0 का मान कितना आया था बच्चों, सिग्मा बटे कितना आया था, अपसाइलन नॉट, यही आया था, E0 का मान अपसाइलन नॉट आया था, और गुणे D माइनस टी, यही आया था, और प्लस यहाँ जो है सिग्मा बटे अपसाइलन नॉट के, और गुणे यहाँ क्या था, टी, यही ना। अब देखो E के मान के स्थान पे ये रख रहे हैं, और इसके लिए K का मान 1 होता है क्योंकि Y के लिए है, ठीक है ना। तो इस समीकरण में अगर हम ध्यान से देखें तो विभवांतर बराबर क्या आ जाएगा, ये चीज कॉमन है तो कॉमन कर लें बच्चों, ये आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस यहाँ क्या बचेगा, T बटे K, यही बचेगा, बताएं, यही नहीं बचेगा। और अब इस समीकरण में सिग्मा का मान अगर रख दें, सिग्मा बराबर Q बटे A है, तो यहाँ रख देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस यहाँ बचेगा T बटे K, यही बचेगा बच्चों। तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं,
ठीक है ना। अब देखो हमें विभवांतर ज्ञात हो गया है और सिग्मा क्यू ज्ञात ही है। अगर क्यू ज्ञात है, ठीक है बच्चों, अगर क्यू ज्ञात है तो क्या करेंगे हम लोग, क्यू ज्ञात है तो अब हम जो है सी का मान निकाल लेंगे विद्युत धारिता की परिभाषा से। अब आप जानते हैं, ठीक है ना। अभी ये चित्र तो बना लिए होंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। धारिता की परिभाषा से यहाँ लिखेंगे, परिभाषा से यहाँ लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, ठीक है ना। परिभाषा से लिखेंगे C बराबर क्यू बटे भी। अब C बराबर क्यू बटे भी होता है। अब इसी में अगर रख दें हम लोग क्यू बटे भी का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 3 से। यहाँ लिख देना समीकरण 3 से ना, यहाँ पर लिख देना समीकरण 3 से भी का मान, समीकरण 3 से भी का मान इसमें रखने पर, तो इसमें रख दीजिए। तो भी का मान कितना निकाले हैं आप लोग, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर रखेंगे भी का मान, रखिए यहाँ पर क्यू बटे, ये क्यू ऊपर वाला बच्चों भी के स्थान पे क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचा है आपके पास डी माइनस टी प्लस टी बटे के, यही बचा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्यू से क्यू कट जाएगा तो ये चीज जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास सी बराबर क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया, ये चीज समझ में आया। जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखा गया हो और उसकी मोटाई टी हो और उसका परावैद्युतांक के हो, तो हम लोग उसकी धारिता इस प्रकार से निकालते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। तो इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर ना समझ आए तो वीडियो पीछे करके आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन का ये फायदा है बच्चों, तो आप चाहे जब चाहे तब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो है धारिता की परिभाषा से लिख लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर रहेगा, धारिता की परिभाषा से, ठीक है ना। तो सी बराबर क्यू बटे भी होता है। ये जो है आपका फाइनल आ गया। अच्छा, अगर मान लो कि इन प्लेटों के बीच जो हमने प्लेटें रखी थी, इस तरीके से प्लेट थी, या इस तरीके से कई, यहाँ मान लो इस तरीके से समांतर संधारित्र प्लेट थी, इस तरीके से जो है, अगर इनके बीच टी मोटाई की बहुत सारी, ठीक है ना बच्चों, टी मोटाई की बहुत यन जो है, यन परावैद्युत रखे गए हो टी मोटाई की, ठीक है ना, इन सबकी मोटाई टी हो, सबका परावैद्युतांक के हो, ठीक है ना। अगर यन बार रखे गए, इस तरीके से बहुत सारा रखा गया है बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारा रखा गया है, मतलब इनके बीच वायु ना हो, क्या ना हो, वायु ना हो, केवल टी मोटाई का परावैद्युतांक रखा गया हो, ये यहाँ पर जो है बहुत रखा गया, यन बार रखा गया हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब डी नहीं है ना, डी बराबर टी हो गया, समझ में आ रही है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस, ये T1 T2 है मान लो, T3 है, T4, बहुत सारे टी रखे गए हैं, तो यहाँ पर जो है T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 Tn, ये किसके बराबर होगा, इनके बीच की दूरी तो हम जानते हैं बच्चों डी न होता है, तो ये थोड़े थोड़े करके रखे गए हैं, तो सबको जोड़ देंगे तो डी के बराबर होगा कि नहीं, नहीं समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लठ है, इसकी लंबाई जो है मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसको तोड़ के अलग अलग रख दें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 रख दें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 रख दें या 2 रख दें, यहाँ से यहाँ तक की 3 रख दें, ऐसे तोड़ करके अलग अलग कर दें। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 10 n होगा, समझ में आ रही बात की नहीं। तो वही चीज़ है, अगर T1 T2 T3 T4 की जो है यन परावैद्युतांक वाली परत रखी गई है, माध्यम रखी गई है, तो इनको जोड़ने पर डी के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हम जान गए बच्चों कि डी बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, डी बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 Tn, यानी डी के स्थान पे ये चीज़ हम रख सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं। और मान लो कि इनके परावैद्युतांक क्रमशः K1 K2 हो, K1 K2 K3 डॉट 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 K4 इस तरह से Kn है, तो इसका मतलब वो K के बराबर होंगे। तो चलिए इसी समीकरण में हम लोग रख देते हैं, तो रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो जाएगा। अब चूंकि देखो यहाँ रखेंगे डी माइनस, यहाँ रखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 Tn, ये चीज़ हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ भी वही चीज़ रखना होगा, Tn
T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3 डॉट 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 Tn बटे Kn, यही ना। अब ध्यान से देखें तो ये T1 प्लस T2 सबको जोड़ेंगे तो D के बराबर होगा, अभी बताए थे सबको जोड़ने के बाद यही इतने आ रहा है। तो अगर ये D के बराबर आ जा रहा है तो यहाँ पर इन सब के स्थान पे D रख सकते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, D माइनस इन सब के स्थान पे बच्चों D हो जाएगा, क्योंकि इनके जोड़ने पर T जो है, इनको देखिए सबको जोड़ने पर यही दूरी आ रही थी, अभी लठ वाला एग्जाम्पल आपको बताया। और यहाँ क्या बचा आपके पास, T1 बटे K1 T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3 डॉट 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 Tn बटे Kn, यही ना। अब देखिए तो D से D कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, ठीक है ना। इधर का मिटा दूं बच्चों, तो हमारे पास फाइनल आ गया, अगर n पर आवर्त रखे गए हों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे, ये तो कट गया तो बचा क्या, T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3 डॉट 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 Tn बटे Kn, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आप लगा लेंगे। तो आप जान गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम स्थित हो तब कैसे निकालेंगे, और अगर n परावैद्युत माध्यम स्थित हो तो तब कैसे निकालेंगे। तो दोनों तरीका आपको समझा दिया गया बच्चों, किसी भी तरीके से आ सकता है सिद्ध करने के लिए। अगर केवल परावैद्युत आंशिक रूप से कहता है, n नहीं कहता है, तो आप ये नहीं लगाएंगे, बस उतना लगाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये जो भी आया था, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। तो हमें उम्मीद है आपको पूर्ण रूप से यह समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आज की लास्ट हेडिंग जो हमने कहा था जी, ठीक है ना। तो गोलाकार संधारित्र की धारिता, ठीक है ना। तो गोलाकार संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे बच्चों, चाहे हमने बताया था चाहे गोलाकार हो चाहे आयताकार हो, कोई भी हो, लेकिन दो चालक प्लेट होनी चाहिए। अगर दो प्लेटें नहीं होंगी तो संधारित्र बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक प्लेट को हमको आवेश देना है और दूसरे का जो है पृथ्वी से कनेक्ट करना है। पूरे पाठ में यही हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मान लो कि इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है एक गोला ए है और दूसरा गोला ए है, ठीक है ना बच्चों। अब मान लीजिए कि ये इसका केंद्र है दोनों का, ठीक है ना। तो ये बाहरी प्लेट है और ये आंतरिक प्लेट है। तो आंतरिक प्लेट की त्रिज्या स्मॉल ए मान लो लेते हैं और इसकी जो है त्रिज्या स्मॉल बी मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए ध्यान से, बड़े गोले की जो त्रिज्या है उसको स्मॉल बी मान लेते हैं और आंतरिक गोला जो छोटा गोला है उसकी त्रिज्या स्मॉल ए मान लेते हैं। अब ये संधारित्र कब बनेगा, जब इसकी बाहरी प्लेट को क्या करें भाई, संधारित्र को क्या करें बच्चों, पृथ्वी से जोड़ दें, और आंतरिक प्लेट वाला जो होगा उसको जो है किसी सहायता से, जो है तार की सहायता से, किसी घुंडी की सहायता से इसके जो है हम तार की सहायता से जोड़ें ताकि क्यू आवेश इसमें दिया जा सके, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, ये घुंडी की सहायता से जोड़ा गया है, ठीक है ना। और जब इसको क्यू आवेश देंगे बच्चों तो इसके बाहरी पृष्ठ पर जो है एक समान रूप से आवेश फैल जाता है, ठीक है ना। और ये प्रेरण के कारण इस पर क्या आ जाता है बच्चों, ऋणावेश। क्या आ जाएगा, ऋणावेश, ठीक है ना बच्चों, ये ऋणावेश आएगा। इस तरीके से इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, ऋणावेश, ठीक है ना। ये ऋणावेश आ जाएगा इस पर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने दो गोले लिए हैं, चालक प्लेट है, जिसमें जो है छोटा गोला या जो छोटा चालक जो है उसकी त्रिज्या ए, बड़े गोले की त्रिज्या बी है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है चित्र आपको। और छोटे गोले को हमने क्यू आवेश दिया है एक तार की सहायता से, ध्यान दीजिएगा इसमें टच नहीं किया, यहाँ तो अब 3D नहीं है बच्चों, आपको दिखा सकते हैं, ये जो है ऊपर से जुड़ा गया है, ऐसे जुड़ा, ये तार जो आप ऐसे देख रहे हैं ये ऐसे है, यानी इस बड़े वाले गोले में टच नहीं है। समझ में आ रही बात की नहीं, टच नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी धारिता हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है ना, गोलाकार संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं।
तो मान लो कि इसके द्वारा जो है Q आवेश दिया गया है, तो इसका Q आवेश देने पर जो है इसका विभव V1 है। मान लो Q आवेश देने पर ठीक है ना, चालक A या छोटे गोले के, इस तरीके से लिख सकते हैं, चालक A ना लिख करके छोटे गोले का विभव, छोटे गोले का विभव कितना हो जाता है बच्चों, मान लो V1 हो जाता है। और माइनस आवेश की, तो प्लस Q आवेश के कारण है ना, प्लस Q आवेश के कारण, और चूंकि ये इस पर माइनस आवेश है तो माइनस Q आवेश के कारण जो है, मान लो माइनस Q आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरी प्लेट पर या बड़े गोले पर विभव क्या हो जाएगा, V2 मान लो। तो माइनस आवेश के कारण माइनस होता है बच्चों, माइनस आवेश के कारण जो विभवांतर आएगा वो माइनस आता है। आप लोग पहले पार्ट में पढ़े थे, माइनस Q आवेश के कारण विभवांतर माइनस में आता है, ठीक है ना। तो टोटल विभव कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल विभव बराबर V1 प्लस V2। टोटल विभव क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब हमारे पास V1 का मान V1 है तो V1 रख दिया, और प्लस V2 का मान माइनस V2 है तो यहाँ पर माइनस V2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। समझ में आया बात, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण यहाँ से यहाँ तक के कारण जो है, ये दूरी के कारण जो विभवांतर होता है, आप लोग पढ़े हैं, एक बिंदु आवेश कारण विभवांतर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे D होता है। तो D का मतलब दूरी, और इसकी दूरी कितनी है, A है, ठीक है ना। तो V1 का मान ये आ जाएगा बच्चों। और इसी प्रकार V2 का मान कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे दूरी, तो दूरी इसकी दूरी बच्चों क्या है, B है, तो B ले लिया। अब यही मान ले जाकर के बच्चों यहाँ पर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे A माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे B, यही हो जाएगा बच्चों। तो आप देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसमें भी है, इसमें भी, तो कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अच्छा Q भी है तो Q भी कॉमन कर लो, क्या बचेगा 1/A माइनस 1/B, यही बचेगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या ज्ञात हो गया, विभवांतर ज्ञात हो गया। और हमको जो है क्या चाहिए बच्चों, हमको जो है धारिता निकालनी है, ठीक है ना। तो धारिता निकालनी है, तो धारिता के लिए हम जानते हैं धारिता की परिभाषा से क्या होता है, C बराबर Q बटे V, यही होता है। तो इसी में ले जा करके हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। तो इसको मिटा दिया जाए बच्चों, देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद हल कर रहा हूँ। तो धारिता की परिभाषा से आगे लिख लेंगे धारिता, इसको समीकरण नंबर कुछ दे दो, ठीक है ना। वैसे मान लो इसका समीकरण नंबर 1 और, ठीक है ना, और इसको जो है 2 दे दो, ठीक है ना। ये विभवांतर का ही मान आ रहा है बच्चों, इसका मान आ रहा है विभवांतर का। तो आप जानते हैं कि धारिता की परिभाषा से ये, ठीक है ना, धारिता की परिभाषा से यहाँ लिख लेना, धारिता की परिभाषा से आप जानते हैं C बराबर Q बटे V होता है। अब इसी समीकरण में इस V का मान समीकरण 2 से रख देना, तो जब रखोगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा Q बटे V का मान यहाँ रखोगे, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q और गुणे ये हो जाएगा 1/A माइनस 1/B, यही बचेगा। देखो Q से Q क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, और ये चीज ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचे जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बटे 1/A माइनस 1/B, ये वाला नीचे है। अब इसको जब हल करेंगे बच्चों तो लस लेकर के तो क्या हो जाएगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ हो जाएगा, लस लोगे तो यहाँ AB हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, A से भाग दोगे तो A कट जाएगा, B ऊपर चला जाएगा, B का गुणा 1 में करोगे B, और इसी प्रकार B का भाग दोगे तो A बचेगा, A का गुणा करोगे 1 में तो A आ जाएगा, और AB कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या आ गया, C बराबर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ए बी ऊपर चला गया बटे बी माइनस ए, यही बचा। तो गोलाकार संधारित्र की धारिता कितनी होती है बच्चों, इतना होती है, ठीक है ना। गोलाकार संधारित्र की धारिता इतनी होती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है हल कर लिए हैं। अच्छा, कितने लोगों को ये वाला चीज नहीं समझ में आया बच्चों, ये हल करने कैसे आता है। इधर का हो गया तो मैं इधर का मिटा के समझा रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर लिखा है 1/2 और यहाँ लिखा है 1/3 ना, ये लिखा है। तो आप इसको कैसे हल करते हो, इसका लसा लेते हो, तो लसा लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लसा कितना आएगा, 6 आएगा। अब लसा में इससे भाग देते हो, तो 2 का 6 में भाग दोगे तो 2 से कट जाएगा, 3 बचेगा ना। अब इस 3 का क्या करोगे, गुणा 1 में, फिर इससे वही चीज भाग देते हो, तो 3 से भाग दोगे 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 का 1 में गुणा करोगे 2, तो 3 माइनस 2/6 आएगा। तो वही चीज देखो किया गया है बच्चों, इसका लसा ए बी हो गया, ए से भाग दिया तो ए कट गया, बी बचा, बी का गुणा 1 में किया तो बी लिख दिया, फिर बी से भाग दिया तो बी कट गया, ए बचा, ए का गुणा 1 में किया तो किया। समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। वही चीज एकदम किया गया है। तो गोलाकार संधारित्र की धारिता ये होती है बच्चों। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस पार्ट में जो है 1-2 हेडिंग और बची हुई है बच्चों, मैं उनको जो है अगले दिन खत्म करके इस पार्ट से संबंधित सवाल पक्का आता है बच्चों, 50-60 सवाल जो है इसके फिगर वाले हैं, ठीक है ना, मैं उसको भी बताऊंगा। अभी कल जो है संधारित्रों का संयोजन वगैरह ये 2-3 हेडिंग बची हुई हैं, उसको पढ़ाने के बाद जो है तब हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा बच्चों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों की यही थोड़ी सी हमको गलती है, शिकायत मिलती है आप लोगों की कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप कमेंट करके बताएं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं समझ में आया आपको जो हमने पढ़ा है। अगर आप इस तरीके से हमें कमेंट में बताते हैं तो हम उसको जो है दोबारा से फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। आपको कोई भी समस्या अगर फिजिक्स में आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है ना, इससे हमें बल मिलता है। मैं बार बार कहता हूँ। चलिए, तो अपना ख्याल रखना बच्चों, आगे अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।